dear students, myself Raman Gupta and I welcome you on our YouTube channel O Raman Physics Classes. Today we are going to do 7th lecture from current electricity and the topic is factors affecting electrical resistivity. तो आज जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक एक तो बहुत सिंपल है. सिंपल तो सारी टॉपिक होते हैं, फिजिक्स ही पूरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल टॉपिक है. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं उसके लिए. नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी. तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें आज ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है. लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए हैं, जो इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. अब हम शुरू करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी. अब आप ये सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होता है. सोचो, अरे भाई सोचने वाली कोई बात ही नहीं है. इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी हम बेसिकली ऑलरेडी कर चुके हैं. ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करिए और आप उससे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के बारे में जान लेंगे पूरा. और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के फैक्टर्स कौन से हैं अब हम बेसिकली करते हैं. तो यहाँ पे हमें समझना है अच्छे तरीके से. ये जो टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक है. तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले देखो, हमें ध्यान जो रखनी है बात, कुछ फॉर्मूले यूज करने हैं और उन फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला यहाँ बनने वाला है. बहुत सिंपल बात है. कुछ फॉर्मूलों को यूज करके हम एक नया फॉर्मूला यहाँ बनाने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे कि पहला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हम पढ़ चुके हैं, ऊपर लिंक आ रहा होगा तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लीजिए. और बाकी के जितने भी इसमें फॉर्मूले यूज होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से वो देख सकते हैं. तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है Vd इक्वल्स टू E अपॉन m इंटू टाउ. ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. सिमिलरली हमने एक रिलेशन पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में. तो वो रिलेशन क्या था, I इक्वल्स टू NAVDE. ठीक है, ये हमने रिलेशन पढ़ा था. ये रिलेशन किसमें से है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का. अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो ये Vd की वैल्यू है, Vd की वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं. सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है. तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NAE हमने इसको ले लिया यहाँ पे और ये वैल्यू हम पुट करेंगे. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है. अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेसिकली. तो लेट वी डू. तो NAE का स्क्वायर E टाउ अपॉन m. यहां तक कोई दिक्कत. हमने क्या किया, आपस में E और E का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो E स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, एक हम फॉर्मूला I इक्वल्स टू NAE स्क्वायर V टाउ अपॉन ML. अब आप कहोगे यार V टाउ, V और L कहां से आ गए ये. तो बेसिकली हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में. वो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला. अगर आपको याद हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था dV अपॉन dr. ठीक है, तो अगर हम देखें dV अपॉन dr ये स्मॉल वैल्यूज के लिए होता है. तो हम बेसिकली इसको हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं V, dV की जगह पे V पोटेंशियल है. और बेसिकली dr जो हमने यहाँ यूज किया वो किसके लिए यूज किया है, लेंथ के लिए. तो लेंथ हम यहाँ से हमने L ले ली, क्योंकि जो हमने यहाँ कंडक्टर लिया हुआ है वो हमने कंडक्टर की लेंथ L ले रखी है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो E इक्वल्स टू V अपॉन L. तो यही मैंने यहाँ पे यूज किया है. तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चाहें तो ये जो V लिखा हुआ है इसको हम इधर ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें. तो हमने यहाँ से इस V को हटाया और इस V को हमने इधर लिख लिया. ठीक है, क्या किया, यहाँ से V जो था वो हमने इधर शिफ्ट कर दिया. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. अब अगर हम देखें, एक चीज यहाँ समझने वाली बात है, अगर हम चाहे तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसका. तो हम पूरे का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल V अपॉन I इज इक्वल्स टू ML ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं पूरे का, ML अपॉन NAE स्क्वायर टाउ. क्लियर है एवरीवन. अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि V अपॉन I, ऐसा हमने किया क्यों, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ा है. तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ हमारा बोलता है V इक्वल्स टू IR. क्लियर एवरीवन. तो V इक्वल्स टू IR होता है, तो बेसिकली R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I. तो वही काम मैंने किया है फ्रॉम ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, यहाँ पे R ये वैल्यू पुट कर दी. तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ML अपॉन NAE स्क्वायर टाउ. क्लियर एवरीवन.
फिर इसके बाद हम आते हैं, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हमने रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, तो R इज टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहां हमें देखना है, तो अगर इसमें और इसमें देखें तो दोनों जो हमारी इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू है, तो ऑब्वियसली हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम यहां इसको कंपेयर करते हैं, तो रो एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। क्लियर एवरीवन? तो यहां से एल से ये एल कैंसिल, ए से ये ए कैंसिल, तो रो इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप इसको फटाफट से नोट करें, बहुत ही सिंपल है ये। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आप इसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप कि आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं जो बताने वाला हूं ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही हमें अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से समझना है, तो इसको बड़े ध्यान से सभी लोग देखना। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा जो रिलेशन निकला था रो इज टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इनके सबके यूजुअल मीनिंग्स हैं, तो वो मीनिंग्स क्या है वो हमें समझने हैं, क्या क्या है। जैसे रो की बात करें तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है, एम मास ऑफ चार्ज होता है, ये बात हमें पता है कि जो एम है मास ऑफ चार्ज होता है, और चार्ज कौन से, जो कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं, तो कंडक्टर के अंदर जो कौन से चार्ज फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ई की बात करते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो बेसिकली वही यहाँ यूज होने वाला है। तो अगर हम देखें तो मास और चार्ज ये दोनों कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, इनमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। चेंज लेकिन किस में हो सकता है, इन दोनों चीजों में चेंज हो सकता है। किसमें? एक तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में, ताऊ जी में चेंज हो सकता है, और दूसरा एन यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है सिर्फ, एन का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो हमने एक कोई भी कंडक्टर लिया, तो उस कंडक्टर का वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब, उस जैसे मान लो एक वायर है या कुछ भी है, तो उसका 1 मीटर क्यूब हमने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज कॉल्ड एन। क्लियर एवरीवन? तो जितने भी 1 मीटर क्यूब के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम एन बोलते हैं, तो एन इज इक्वल्स टू वही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हम टाउ की बात करते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जब हमारा जो कंडक्टर होता है बेसिकली, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर फ्लो करते हैं, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया एक कंडक्टर पे, तो इलेक्ट्रॉन्स एकदम से भागते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एकदम से एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो वो टकराते हैं, तो वो जो टकराना है, एक इलेक्ट्रॉन के टकराने से दूसरे इलेक्ट्रॉन के टकराने तक का जो गैप है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, जो कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो रेसिस्टिविटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो जो रेसिस्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ मास के, बाकी का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे समझें इस बात को अच्छे तरीके से, ये टर्म जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अपोजिट होता है, मतलब अगर एन इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, अगर एन डिक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। अब यहां हमें एक बात समझनी है, एन किस कंडीशन में इंक्रीज कर सकता है और किसके ऊपर डिपेंड होता है, सबसे पहले बात समझनी है यहाँ पे। तो एन की अगर हम बात करते हैं तो एन हमारा जो डिपेंड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एन हमारा डिपेंड होता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ध्यान से समझना इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं, एन जो हमारा डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब जो वायर है वो किस चीज से बना हुआ है, किसका है वायर, कॉपर का है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल हो गया। तो बेसिकली हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। क्लियर है एवरीवन? तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो बेसिकली रेसिस्टिविटी जो है, जो रेसिस्टिविटी है तो वो बेसिकली नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड टर्म है हमारा क्या, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम रेसिस्टिविटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है।
यहां पे हमें ये बात समझनी है कि जो हमारी रेसिस्टिविटी है वो रिलैक्सेशन टाइम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। अब यहां पे समझने वाली बात है, रिलैक्सेशन टाइम मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में जो टकराना हो रहा है, अगर उसके बीच का टाइम डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। समझना बात को ध्यान से। और इन केस अगर हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, और अगर डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, बस। ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझनी है, रिलैक्सेशन टाइम किसके ऊपर डिपेंड होगा। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में टकरा रहे हैं। अगर यहां पे एक बात को ध्यान से समझना, अगर हम इसके अंदर मान लेते हैं हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वायर का या कंडक्टर का हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। इन केस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, इसका मतलब टकराना और जल्दी जल्दी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और अगर टकराना जल्दी होगा यानी कि रिलैक्सेशन टाइम हमारा डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। जब अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। यहां पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो रेसिस्टिविटी है वो हमारी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम का डिक्रीज या इंक्रीज होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर रिलैक्सेशन टाइम में चेंजेस आएंगे तो रेसिस्टिविटी भी हमारी चेंज करेगी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमें इस चीज को अच्छे से समझना है, ये दो जो मेन पॉइंट्स है वो हमें यहाँ ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि ये आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। और बेसिकली मैं आपको छोटी से छोटी चीज इसलिए बता के चल रहा हूं जिससे कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, और जब आपको टॉपिक क्लियर होगा तो बेसिकली आप अच्छे से उस चीज को कर पाएंगे और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज इनफ फॉर टुडे। सो नाउ इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपको ये टॉपिक कैसा लगा। एंड सो इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।